तो कहानी की शुरुआत में हम मुरे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक हॉल में एक लेक्चर दे रहा होता है। वो यहाँ पर ये बता रहा होता है कि टाइम के साथ में जैसे जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं हमें उन्हें एक दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हर एक्सीडेंट के साथ में एक्सीडेंट होने का तरीका कितना ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो मतलब कि दुनिया में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट आ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जैक की तरफ जो कि उसी कॉलेज में एक प्रोफेसर है। वो यहाँ पर हिटलर के बारे में बहुत ही डीप स्टडी कर रहा होता है और इस बात के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। ये वो वक्त होता है जब लोग हिटलर के बारे में बोलने से डरते हैं, लेकिन वो यहाँ पर ओपनली हिटलर की थ्योरीज को पढ़ाता है। मतलब कि हिटलर ने जो भी गलत काम किए इन सब के बारे में, और ये भी कि वो किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करता था। यहाँ पर जैक की एक वाइफ होती है जिसका नाम होता है बैलेट। उन दोनों की ये चौथी शादी होती है। मतलब पहले की शादियों से भी उनके कुछ बच्चे होते हैं, जहाँ पर उनके 4 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है डेनिस। ये इस वक्त कहानी का पहला पार्ट चल रहा है जिसका नाम होता है वेव्स एंड रेडिएशन। यहाँ पर हम जैक के घर को देखते हैं जहाँ पर हर तरफ शोर ही शोर मचा होता है क्योंकि 4 बच्चे एक साथ ही बोल रहे होते हैं। यहाँ पर उनके सबसे बड़े बेटे को चेस खेलने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वह ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों में अपना ध्यान लगाता है। डेनिस यहाँ पर इंटेलिजेंट होती है, लेकिन जैक के साथ में उसकी उतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है क्योंकि वो बैबलेट की बेटी है। आगे यहाँ पर हम जैक को देखते हैं कि वो यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज की ट्यूशन ले रहा होता है जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। मतलब वो हिटलर के बारे में इतनी ज़्यादा डीप स्टडी कर चुका है, उसके बाद भी उसे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है। और कुछ वक्त बाद यहाँ पर उसके कॉलेज में कुछ जर्मनी के स्टूडेंट आने वाले हैं और उनके सामने उसे जर्मन लैंग्वेज में स्पीच देनी है। और ये बात उसके स्टूडेंट को नहीं पता है कि उसे जर्मन लैंग्वेज आती नहीं है और इसके लिए वो हर किसी से बच करके प्राइवेट ट्यूशन्स ले रहा होता है। यहाँ पर घर पर डेनिस ये नोटिस करती है कि बैबलेट ने यहाँ पर एक मेडिसिन खाई और उसका कुछ खाली पैकेट डस्टबिन में डाल दिया। डेनिस यहाँ पर उस पैकेट को देख लेती है जिसके ऊपर एक मेडिसिन का नाम लिखा होता है जिसका नाम होता है डायलर। आगे यहाँ पर बैबलेट लगातार चीज़ों को भूल रही होती है। कुछ वक्त से उसे भूलने की बीमारी हो गई है, जैसे कि वो एक बार नहा करके आती है, इसके बाद भी वो दोबारा से नहाने जा रही होती है और ये सारी चीज़ें डेनिस नोटिस कर रही है। यहाँ पर हम रात में देखते हैं कि जैक और बैबलेट यहाँ पर साथ में बैठ करके मरने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जैक को यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर बैबलेट की डेथ उससे पहले हो गई तो वो यहाँ पर अकेले रह नहीं पाएगा और बैबलेट को ऐसा लगता है कि उसे जल्दी मरना नहीं है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डिपार्टमेंटल स्टोर में जहाँ पर ये दोनों ही सामान लेने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ में गए होते हैं। वहीं पर यहाँ जैक को मरे मिलता है। मरे का लाइफ को देखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है जहाँ पर वो हमेशा लाइफ को अलग नजरिए से देखने की बातें करता है। यहाँ पर जैक को डेनिस के थ्रू ऐसा पता चल जाता है कि बैबलेट यहाँ पर किसी टाइप की मेडिसिन ले रही है और जिसके बाद उसे शायद मेमोरी लॉस हो रहा है और इसके बारे में वो बाद में अकेले में बैबलेट से बात करता है, पर बैबलेट यहाँ पर बातों को घुमा देती है। आगे यहाँ पर कुछ वक्त बाद घर पे ऐसा डेनिस नोटिस करती है कि बैबलेट यहाँ पर अपने योगा सेशन के लिए जा रही है। वो यहाँ पर कुछ और लोगों को योगा सिखाती है, लेकिन जिधर से वो नॉर्मली जाती है आज उसने रास्ता चेंज कर दिया है। वो लेफ्ट की जगह राइट साइड से जा रही है और ये देख करके डेनिस को एक बार फिर से शक होता है क्योंकि उसे पक्का पता होता है कि आज उसकी माँ योगा सिखाने के लिए नहीं जा रही है। ये बात वो जैक को बताती है, लेकिन जैक यहाँ पर केयरलेसली इस बात को ऐसे ही टाल देता है। उसे ऐसा लगता है कि हर किसी का कोई ना कोई राज होता है और उसे छिपाए रखने का उसे पूरा पूरा हक होना चाहिए। आगे यहाँ पर जैक को रात में एक सपना आता है जहाँ पर वो अपने आप को मरते हुए देखता है। जैक को यहाँ पर मौत से काफी ज्यादा डर लगता है, पर ये बातें वो सामने से किसी को बताता नहीं है, लेकिन उसे सपने में अक्सर ऐसा दिखता है कि कोई तो उसे मार रहा है। साथ में उसके कॉलेज में भी डेथ से रिलेटेड काफी सारी बातें चल रही होती है जो कि प्रोफेसर्स आपस में ही कर रहे होते हैं। यहाँ पर इन्हीं बातों के बीच में मरे यहाँ पर जैक को ऐसा बोलता है कि क्योंकि जैक यहाँ पर फेमस है तो वो मरे की क्लास में आ जाए ताकि वहां पर भी भीड़ बढ़ जाए और उसका काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़े। और अब यहाँ पर जैक मरे की क्लास में चला जाता है और यहाँ पर जाकर के वो इतनी अच्छी स्पीच देता है जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव होती है और वो भी हिटलर से भी रिलेटेड होती है। पर यहाँ पर वो जैसे जैसे बता रहा होता है वैसे वैसे हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि एक बहुत बड़ी ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन यहाँ पर एक मालगाड़ी है जिसमें बड़े बड़े टैंकर्स में केमिकल्स भरे हुए हैं और जहाँ पर इस ट्रेन की क्रॉसिंग होती है वहीं पर सामने से हम देखते हैं कि एक ऑयल का ट्रक आ रहा है। वो ट्रक ड्राइवर ड्रंक होता है और वो ले जा करके सीधे अपने ट्रक को उसी ट्रेन से टकरा देता है जहाँ पर वो टैंक टूट जाता है और धीरे धीरे करके केमिकल बाहर निकलने लगता है। और कुछ ही वक्त बाद यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के साथ में पूरी की पूरी ट्रेन उड़ जाती है और आसमान में केमिकल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा बादल बन जाता है।
जब जैक यहाँ पर घर वापस आता है तो उसका बेटा इन सारी चीजों को अपने बाइनोकुलर से देख रहा होता है, लेकिन जैक ऐसा बोल देता है कि ये जो बादल है ये हमारे शहर से काफी ज्यादा दूर है और हवाओं की दिशा भी दूसरी है, तो ये कभी भी हमारे घर तक पहुंच नहीं सकता और डरने की कोई भी बात नहीं है। वो यही सारी बातें अपने बच्चों को भी बता रहा होता है। साथ में आज वो ये भी कहता है कि डिनर जल्दी बना दो। ऐसा करने का उसका रीजन ये होता है कि वो सबका ध्यान उस बादल से हटाना चाहता है। जैक यहाँ पर टीवी पर भी ऐसे डिस्ट्रक्शन की न्यूज को देखना पसंद नहीं करता है, लेकिन उसके बच्चे इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और उनका ऐसा मानना होता है कि ये बादल उनकी तरफ जरूर आएगा और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और जो केमिकल यहाँ पर हवाओं में रिलीज हुआ है उसका नाम है नाइलैंड डी, जिसके बारे में यहाँ पर जैक के बेटे को काफी कुछ पता होता है। अब जैक तो यहाँ पर आराम से डिनर कर रहा होता है, सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस की कार आती है और सायरन बजाते हुए ऐसा अनाउंस करती है कि जल्दी से जल्दी इस पूरी जगह को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वक्त बादल यहाँ पर आ सकते हैं और क्योंकि वो केमिकल गैस टॉक्सिक है तो उसके साथ कांटेक्ट में आने वाले की जान भी जा सकती है। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी में हर घर के लोग अपनी अपनी कार से निकल जाते हैं और जैक यहाँ पर क्योंकि केयरलेसली बैठा होता है तो वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में सबसे लास्ट में निकलता है। यहाँ से निकल करके वो लोग रोड के ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके आगे काफी सारी कार्स ऐसे ही होती हैं और तभी उनके पीछे से एक कार आती है जो कि काफी ज्यादा शायद उनसे भी ज्यादा पैनिक हो गई थी और वो सीधे ले जा करके आगे वाली कार से लड़ जाती है और ऐसा करने की वजह से वहां पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है। और अब यहाँ पर चॉपर से पुलिस एक न्यू अनाउंसमेंट करती है। वो बोलती है कि जो लोग भी घर में है वो लोग घर में ही रहें और जो लोग कार से निकल चुके हैं वो लोग कैंप साइट जाएं। मतलब यहाँ पर केओस इतना ज्यादा फैल गया होता है कि कोई भी सही से सोचता नहीं है और पुलिस भी यहाँ पर सही से डिसीजन नहीं ले पा रही थी। पहले बोलती है कि घर से निकल जाओ और बाद में बोलती है कि घर में ही रहो। अब यहाँ पर जैक अपनी फैमिली के साथ में कार से आगे बढ़ता है, जहाँ पर पैनिक होकर के बेबलेट एक और टैबलेट खा लेती है और डेनाइस उसे देख लेती है। आगे वो लोग एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं जो कि पूरी तरह से खाली होता है। जैक यहाँ पर बाहर निकलता है, अपनी कार में पेट्रोल डालता है और उसी वक्त उसके पीछे से वही केमिकल वाला क्लाउड निकलता है। तो मतलब कि जैक भी यहाँ पर केमिकल वाले क्लाउड के कांटेक्ट में आ चुका है, दूर से ही सही। इसके बाद वो लोग यहाँ से कैंप साइट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग काफी ज्यादा पैनिक हो रहे होते हैं। यहाँ पर डेनाइस जैक को ये बोलते हैं कि क्योंकि वो गैस से कांटेक्ट में आ गया है तो उसे अलग जाकर के इस बात की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और वहीं पर दो लोग बैठे होते हैं कंप्यूटर्स के साथ में। वो लोग यहाँ पर जैक को ये बताते हैं कि वो लोग अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और वो इसी टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट एक सिमुलेशन में करने वाले थे, पर अब क्योंकि यहाँ पर रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है तो उन्होंने अपना सिमुलेशन रियल लाइफ में शिफ्ट कर दिया। मतलब वो लोग यहाँ पर रियल के कंप्यूटर्स ले करके लोगों को स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। साथ में वो यहाँ पर जैक को ये भी बताते हैं कि क्योंकि वो कांटेक्ट में आ चुका है उस गैस के, तो यहाँ पर उसके पास में अब जीने के सिर्फ 30 साल बचे हैं। और ये सुन करके जैक को काफी ज्यादा डर लग जाता है। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो गैस उनके कैंप तक भी आ चुकी होती है, तो वो लोग यहाँ से भी भागने लगते हैं। यहाँ से भाग करके वो अपनी कार में जाते हैं, जहाँ पर पैनिक किया वो जैक एक दूसरी कार को देखता है और उसको फॉलो करने लगता है। वो कार यहाँ पर जंगल में अलग अलग रास्तों पे जा रही होती है। जैक भी अंधाधुंध उनका पीछा कर रहा होता है और ऐसे ही पीछा करते करते गलती से वो नदी में चला जाता है, जहाँ पर उसकी कार पानी के बीच में फंस जाती है। जैक यहाँ पर अपनी कार और अपनी फैमिली के साथ में जैसे तैसे पानी से निकल आता है। आगे वो लोग सेकंड वाले कैंप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अलग अलग टाइप के रूमर्स फैल रहे होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट यहाँ पर किसी नए टाइप की टेक्नोलॉजी से उस केमिकल वाले बादल को खत्म कर रही है। किसी के पास भी इसका प्रूफ नहीं होता, क्योंकि टीवी पर ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा है और इसी वजह से लोग अलग अलग चीजों को मान रहे होते हैं। अब ऐसे ही करते करते 9 दिन बीत जाते हैं और फाइनली चीजें नॉर्मल हो जाती है। केमिकल क्लाउड खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने घर में और अपनी नॉर्मल लाइफ में दोबारा से वापस आ जाते हैं। और सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है उसी डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ, जहाँ पर 9 दिन बाद सब लोग दोबारा से वहां पर आए होते हैं। जैक को एक बार फिर से यहाँ पर मरे मिलता है, जो कि यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में कुछ बातें बोलता है, जैसे कि जगह कितनी ज्यादा कलरफुल है, यहाँ पर चीजें अब पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गई है, इसी तरीके से काफी सारी चीजें। और ये सब कुछ वो लाइफ के बारे में बोल रहा होता है। इस डिपार्टमेंटल स्टोर को हम एक लाइफ के तरीके से देख सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग बहुत सारे ब्राइट कलर्स होते हैं। जैक जब भी यहाँ पर आता है तो वो कुछ वक्त के लिए अपने डेथ वाले फियर को छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ब्राइट कलर्स हैं। आगे हम बेबलेट को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है
और बहुत शांत भी रहती है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि फाइनली अपने डॉक्टर को दिखा रहा होता है और उसे ऐसा पता चलता है कि उसकी बॉडी में पोटेशियम काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो कि शायद उसी गैस की वजह से हुआ होगा। इस बात से भी वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। आगे बैबलेट यहाँ पर आधी रात में कहीं जा रही होती है और ये देख करके डेनाइस को शक होता है। अब ये सारी बातें वो जैक को बताती है और बोलती है कि वो तुरंत ही यहाँ पर बैबलेट के डॉक्टर से पूछे कि वो उन्हें कौन सी पिल दे रहे हैं और क्या वही उन्हें डायलर पिल दे रहे हैं और उसके बारे में बताएं, क्योंकि उसने कहीं भी डायलर पिल के बारे में कुछ भी पढ़ा नहीं है। उसने कई सारी मेडिकल शॉप्स को विजिट किया, काफी सारी बुक्स में ढूंढा, लेकिन उसे डायलर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और अब इस मिस्टीरियस पिल के बारे में बात करने के लिए जब जैक यहाँ पर रात में डॉक्टर को कॉल करता है तो वो डॉक्टर उसी के ऊपर गुस्सा कर देता है और साथ में ये भी बताता है कि उसने बैबलेट को कोई भी डायलर नाम की पिल नहीं बताई है। अब डेनाइस यहाँ पर एक बॉक्स में से डायलर की छिपाई हुई वो बोतल निकाल लेती है जो कि बैबलेट ने वहां पर रखी होती है। इसमें से जैक यहाँ पर एक पिल ले लेता है और अपने कॉलेज में जाकर के एक केमिस्ट्री के टीचर से उसे टेस्ट करवाता है। वो प्रोफेसर उसे ये बताती है कि ये पिल्स काफी ज्यादा रेयर है और इस पिल के अंदर भी एक प्रोटेक्शन शील्ड है और उसके बाद उसके अंदर डायलर है और ये एग्जैक्टली क्या करती है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। अब इसके बारे में पूछने के लिए जैक सीधे सीधे बैबलेट से बात करता है और अब यहाँ पर बैबलेट उसे ये बताती है कि लगातार ऐसी एक्सीडेंट की न्यूज की वजह से वो लाइफ को लेकर के काफी ज्यादा डर गई होती है। मतलब उसे ऐसा डर हो गया होता है कि कहीं उसकी खुद की डेथ ना हो जाए और उसे डेथ से ही डर लग रहा होता है और इसी बात से वो काफी ज्यादा परेशान होती है कि तभी एक दिन वो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखती है जहाँ पर कुछ लोग डेथ के डर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और डर की वजह से बैबलेट उसका पार्ट बन जाती है। उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद में उसका डर खत्म हो जाए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उतना अच्छा नहीं जाता है और इस एक्सपेरिमेंट में आगे प्रोसीड भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। तो वो लोग एक्सपेरिमेंट को बीच में ही बंद कर देते हैं और यहीं पर ही वो लोग अपने टेस्ट सब्जेक्ट को डायलर नाम की ड्रग्स को देते थे। ये डायलर नाम की ड्रग्स किसी के ऊपर असर नहीं कर रही होती है और साथ में इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं जैसे कि मेमोरी लॉस। लेकिन बैबलेट अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ज्यादा डायलर लेने से उसके ऊपर असर हो जाए और इसके लिए वो मिस्टर ग्रे से मिलती है। मिस्टर ग्रे भी उसी एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट होता है और उनसे वो एक्स्ट्रा डायलर की टैबलेट्स मांगती है और इसके बदले में मिस्टर ग्रे यहाँ पर बैबलेट से कुछ फेवर्स मांगते हैं और इनकी ये डील कई मंथ तक चलती रहती है और इसी तरह से बैबलेट को डायलर वाली टैबलेट्स मिलती रहती है जिसकी वजह से उसे मेमोरी लॉस हो रहा था और उसके डर के ऊपर काबू अभी तक भी नहीं आया है। मतलब उसके ऊपर भी वो मेडिसिन असर नहीं कर रही है और ये सब सुनने के बाद में जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि उसकी वाइफ उसके ऊपर चीट कर रही होती है। बैबलेट यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन जैक समझता नहीं है। उन दोनों की फाइट हो जाती है और अब जैक खुद यहाँ पर अपनी ही डेथ को लेकर के इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे लगता है कि हो सकता है कि डायलर वो भी खा ले तो उसका डर भी कम हो जाए। लेकिन डायलर की बोतल गायब होती है। यहाँ पर डेनाइस से उसके बारे में पूछता है तो डेनाइस ये बोलती है कि उसने उसे कचरे में डाल दिया था। जैक यहाँ पर जाकर के सारे कचरे को चेक करता है। वहां पर उसे बोतल तो नहीं मिलती लेकिन वहां पर उसे वही वाला न्यूज़पेपर मिल जाता है जिसके अंदर एक एड होता है और उसी एड में डायलर के बारे में दिया होता है। जैक यहाँ पर समझ जाता है कि ये एड पक्का मिस्टर ग्रे ने डाला होगा। वो यहाँ पर एक छोटी सी गन निकालता है। ये गन यहाँ पर उसे मरे ने तब दी थी जब वो सेकंड कैंप में था उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जब सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी और ये गन अभी भी उसके पास में होती है। वो गन लेता है, गन के अंदर बुलेट डालता है और कॉल करके मिस्टर ग्रे से बात करता है। वो एक मोटेल रूम का एड्रेस उसे बताते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पर मिस्टर ग्रे पहले उसकी वाइफ मतलब बैलेट को बुलाते थे और अब तक यहाँ पर जैक के कॉन्फ्रेंस वाली डेट भी आगे होती है और वो यहाँ पर अपनी कॉन्फ्रेंस में काफी अच्छी स्पीच देता है और स्पीच के बाद वो मरे की कार को लेकर के उसी मोटेल रूम में चला जाता है जहाँ पर वो ये देखता है कि मिस्टर ग्रे वहीं पर ही पड़ा होता है। उसने बहुत ज्यादा डायलर मेडिसिन ले रखी होती है। अब जैक यहाँ पर पहले तो उसे डराता है क्योंकि उसने इतनी ज्यादा मेडिसिन ले रखी है कि ये चीजें साइकोलॉजिकली उसके ब्रेन पे बहुत ज्यादा असर कर गई है और उसे कोई भी छोटी सी बात बोलो तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो गुस्से में उसे 2 बार शूट कर देता है। फिर वो उस गन को धोता है अच्छे से, अपने फिंगरप्रिंट्स हटा लेता है, उसे पोंछ लेता है और फिर वो गन को मिस्टर ग्रे के हाथ में ही रख देता है। पर जब वो यहाँ से जा रहा था तभी मिस्टर ग्रे को होश आ जाता है और वो तीसरी बुलेट जैक के ऊपर ही चला देते हैं जो कि जैक के हाथ से होते हुए उसकी वाइफ को लग जाती है क्योंकि बैबलेट को भी लग गया था कि जैक यहाँ पर बदला लेने के लिए जरूर आएगा तो वो यहाँ पर जैक को रोकने के लिए आई होती है। अब बैबलेट के पैर में ही बुलेट लगी है
और मिस्टर ग्रे भी जिंदा होता है। जैक को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो अपनी वाइफ के साथ में मिस्टर ग्रे को लेकर के बाहर आता है और उसे लेकर के हॉस्पिटल में जाता है। ये तीनों यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और अब यहाँ पर उनसे मिलने के लिए नन आती है। जैक यहाँ पर नन से पूछता है कि क्या वो हेवन में बिलीव करती है और अब नन उसे ये बोलती है कि हेल और हेवन ये दोनों ही चीजें बिलीव के ऊपर होती है और हम कुछ भी चूज करें इन दी एंड डेथ तो आनी है और इसलिए हमें डेथ से डरना नहीं चाहिए। और उनकी यही सारी बातें सुनने के बाद में फाइनली जैक को रियलाइज होता है कि डेथ एक ऐसी चीज है जिसे वो कभी भी रोक नहीं सकते, वो तो आएगी ही आएगी, इसलिए उन्हें शांति से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मौत का डर हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। ये बात उसकी वाइफ को भी समझ में आ जाती है और यहाँ से वो एक नई शुरुआत करते हैं। उसकी वाइफ समझ जाती है कि गैस के कांटेक्ट में आने की वजह से ऐसा हो सकता है कि जैक की डेथ उससे पहले हो जाए, तो अब जितना भी टाइम उसके पास बचा है वो उसे जैक के साथ में स्पेंड करना चाहिए। और जैक भी समझ जाता है कि डेथ तो आने ही वाली है, तो बैठ करके उसके बारे में डरने से बेटर है कि अपनी लाइफ को एंजॉय कर ले। और इसी के साथ वो सभी लोग एक बार फिर से उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में दोबारा से जाते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर ब्राइट कलर्स है और जहाँ पर आने के बाद वो लोग हमेशा अपने डेथ के फियर को भुला देते हैं। और आज वो यहाँ पर फिर से आए एक नई शुरुआत करने के लिए और यहीं पर उन्हें एक बार फिर से मरे भी मिलता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ की मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था व्हाइट नॉइज और इस मूवी को 3 एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया है और ये मूवी 2022 में ही रिलीज हुई है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।